मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो आज हम लोग आ चुके हैं फिर से आगे के लेक्चर को लेकर के। जो लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह देख लिया होगा कि आवेशों का विस्तरण कैसे होता है, आवेश कैसे वितरण होते हैं लाइन पर, पृष्ठ पर, आप पूरे स्पेस में मतलब 3D पर, उनको बहुत ज़रूरी है उस चीज़ों को अच्छे से समझ लेना ताकि हम आगे बढ़ सकें, राइट। तो हम लोगों ने इससे पहले मतलब कि उस वाले वीडियो से पहले हमने पढ़ रखा था गॉस थ्योरम, मतलब गॉस का प्रमेय। तो गॉस के थ्योरम में हमने जाना कि गॉस का प्रमेय क्यों ज़रूरी है। तो गॉस का प्रमेय हम लोग इसलिए पढ़ते थे ताकि हम ये पता कर सकें कि फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है किस पर नहीं। तो हमें पता चला था कि आवेश जो है वो किसी रीजन से परिबद्ध है तो उससे निर्गत फ्लक्स केवल और केवल आवेश पर ही निर्भर करता है, पृष्ठ के एरिया पर डिपेंड नहीं करता, राइट। अब फिर हमने जाना था वितरण। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग। याद है ना, आपको मैंने बताया था कि फ्लक्स क्यों पढ़ते हैं। तो मैंने बोला था कि फ्लक्स इसलिए पढ़ा जाता है ताकि हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सके, राइट। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हम फ्लक्स की सहायता से कैसे ज्ञात करें, मतलब फ्लक्स के अनुप्रयोग या फिर गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग, राइट। तो आइए देखते हैं गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग। गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम, राइट। तो ये हो गया हमारा एप्लीकेशन, मतलब कि हम अब जानेंगे गॉस के प्रमेय का इस्तेमाल हम कैसे कैसे करेंगे, आइए जानते हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि जो लोग अभी भी वीडियोस देख करके उसके होमवर्क्स नहीं लगा रहे हैं वो लगाते रहे, क्योंकि किसी भी टॉपिक के नतीजे तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि आप टॉपिक देखें और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल करें, क्योंकि तभी आपको लगेगा कि हम सही कर पा रहे हैं या नहीं। कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर करिए, लेकिन होमवर्क जरूर करिए बच्चों, और इस पर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाइए, क्योंकि चीजें ऐसे सिस्टमैटिक चलने वाली है। आप अगर फॉलो करते रहेंगे इसी तरीके से तो आप जरूर सक्सेसफुल रहेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा एप्लीकेशन होने वाला है वो किसी एक समान आवेशित छड़ के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका एप्लीकेशन जो है पहला, एक समान आवेशित छड़ के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने से हम लोग स्टार्ट करेंगे। याद रखिएगा कि ये इनफाइनाइटेसिमल चार्ज है, मतलब अनंत विस्तार वाला है, अनंत विस्तारित है। अनंत विस्तारित का मतलब क्या है कि ये रॉड की कोई पर्टिकुलर लेंथ निर्धारित नहीं है, बहुत लंबा है, इनफाइनाइट तक जा सकता है। तो सपोज करते हैं, आइए थोड़ा देखते हैं कि अगर मैं इसको दिखाने की कोशिश करूं तो कैसा दिखेगा। तो मान लीजिए कि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जिगजैग कर दिया ताकि आपको पता चल सके कि हमने कोई छोटा पार्ट ले रखा है। इसको एक समान रूप से आवेशित कर दिया, मतलब कि ऊपर से नीचे तक पूरा चार्ज जो है हर जगह इक्वली फैला हुआ है, राइट। और इस चार्ज रॉड के आसपास यहाँ पे एक पॉइंट पी है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्ञात करनी है, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, राइट। आइए चेक करते हैं, ठीक है। तो पहले तो लिखना पड़ेगा, माना किसी अनंत विस्तार के एक समान आवेशित छड़ के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जहां बिंदु P छड़ से स्मॉल r दूरी पर स्थित है।
ठीक है। तो जहां पर स्थित है, पहला इतना काम किया मैंने, कुछ नहीं किया, सिस्टम जो सपोज कर रखा है पहले वो दिखा दिया आपको, पॉइंट दिखा दिया जो कि कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है, किससे, रॉड से। ओके, तो पहला काम तो आपको यह करना है कि गॉस का प्रमेय लगाने से पहले उस बिंदु से गॉस रीजन लेना होगा। गॉसियस रीजन देखिए कैसे लेते हो आप, ये आपने डॉटेड लाइन मतलब एक गॉसियन रीजन, और कैसा लेना होगा, 3D लेना होगा, राइट। तो आपने 3D लेना हो और कोशिश करा करें कि जब भी आप रीजन लें वो सिमेट्रिक हो। सिमेट्रिक होने का क्या रीजन है, तो सिमेट्रिक होने से फायदा ये मिलता है कि किसी भी आवेशित इस सिस्टम के लेफ्ट साइड में जो निकालेंगे, राइट साइड में जो निकालेंगे, वो हर जगह पे सेम हो, इससे ये बेनिफिट मिलता है। तो कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि आप जो भी सिस्टम ले सिमेट्रिक लें। तो ये सिमेट्रिक मतलब सममित होगा। तो आपने देखिए इतनी दूरी पर एक सिमेट्रिक क्या ले लिया, एक रीजन ले लिया, ये एक पृष्ठ ले लिया। ये पृष्ठ कैसा है बच्चों, तो ये पृष्ठ आपका बेलनाकार है, सिलेंड्रिकल है, राइट। तो सिलेंड्रिकल रीजन ले रखा है आपने। ये सिलेंड्रिकल रीजन ही क्यों लिया आपने, तो सिलेंड्रिकल रीजन ना वो चार्ज रॉड के आसपास इक्वल डिस्टेंस पर होगा हर जगह से, राइट। और यही अगर हम घर खनाब कुछ ऐसा लिए होते ना, तो ऐसा होता कि डिस्टेंस जो है अलग अलग हो जाने वाला था, मतलब कि यहां से पास होता और विकर्ण में दूर हो जाता, राइट। विकर्ण में दूर हो जाने का मतलब कि हम एक जगह का निकालते लेकिन दूसरी जगह का वो नहीं आता, दूरी बदल जाती। तो इसलिए हमें हमेशा कोशिश करनी है कि सिमेट्रिक सिस्टम ले, बेनिफिट में रहेंगे आप। आपने जो गॉसियन रीजन लिया वो काल्पनिक है, तो उसकी कोई पर्टिकुलर लेंथ तो फिक्स होती नहीं है। आप सपोज कर सकते हो कि इसकी लेंथ आपने कितने रीजन तक ले रखी है, एल रीजन तक ले रखी है। थोड़ा समझिएगा, अब इस रीजन के ऊपर भी चार्ज है, इस रीजन के नीचे भी चार्ज है, मतलब कि इस गॉसियन पृष्ठ के ऊपर भी। तो ये गॉसियन पृष्ठ तो काल्पनिक है, तो आप कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर जो लाइंस है वो नीचे नहीं आएंगी। पता है क्यों, क्योंकि ये वाली लाइंस अगर नीचे आ जाएंगी तो इस वाली लाइंस का जो इफेक्ट है वो यहाँ कैसे फिर पहुंचेगा, क्योंकि लाइंस तो एक दूसरे को काटती ही नहीं है। तो अगर ये लाइन यहाँ पहुंच रही है ऐसे करके, इस तरीके से, मतलब कि त्रिज्यता बाहर की ओर जा रही है, तो ये लाइंस भी बाहर ही जाएंगी, ये नीचे कैसे आ जाएगी। मतलब इस पूरे रीजन में जो आपको इफेक्ट देखना है वो सिर्फ उस रीजन के अंदर वाले आवेशी प्रभाव दे पाएंगे। इस लाइन का इफेक्ट यहाँ पहुंचेगा लेकिन इसका यहाँ इफेक्ट नहीं पहुंचेगा, इस वाले आवेश का यहाँ इफेक्ट नहीं पहुंचेगा, इसका इधर पहुंचेगा। इसका मतलब कि इस रीजन के अंदर वाले लोग इस पर प्रभाव इधर भी मतलब हर जगह पे प्रभाव डालने वाले हैं, राइट। तो कोशिश करा जाए कि अब हम लोग इस रॉड के आसपास कैसे निकालेंगे। तो पहले सोचिए कि अगर मैं किसी आवेशित छड़ के निकट, हमने कल्पना करी ली है गॉसियन पृष्ठ की, तो इसके पास कितने छोटे छोटे पृष्ठ हैं, तो इसके पास 3 अलग अलग पृष्ठ होते हैं। एक तो ऊपर वाला, राइट, जिसको हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ। कोई डब्बा देखा है ना दूध वाला, तो दूध वाले डब्बे जो आपने पाउडर वाले देख रखे होंगे, उसके ऊपर भी ढक्कन, उसके नीचे पेंदी और इसके आसपास वक्र पृष्ठ। तो इस तरीके से 3 रीजन होते हैं। तो इन 3 रीजन्स को लेकर के हम अब पहले फ्लक्स निकालना सीखेंगे, राइट। तो आइए छोटा सा पहले ऊपर रीजन ले लेते हैं। इस रीजन का जो एरिया वेक्टर होगा, इस रीजन का जो एरिया वेक्टर होगा वो बच्चों कहां होगा, आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के नॉर्मल होता है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे प्रोजेक्ट होती है, मतलब कि बाहर की ओर दिखाएंगे आप, तो ये दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड टू द रीजन। और दोनों एक दूसरे के साथ कितना एंगल बना रहा है, ऑफ कोर्स 90 डिग्री पर बना रहा है। सिमिलरली आप नीचे वाले पे आ जाइए, तो नीचे वाले पर भी वही कहानी है। ये लीजिए, नीचे वाले पर भी ऐसा ही ट्रांसवर्स रीजन है, मतलब अनुप्रस्थ पृष्ठ है। इसका नॉर्मल कहां होगा, ऑफ कोर्स बाहर की ओर होगा। ये लीजिए आपने बाहर की ओर बना दिया। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनाएंगे, इधर बनाएंगे, लीजिए ये भी बना दिया। ये तो 2 चीजें हुई। अब वक्र पृष्ठ भी तो है, वक्र पृष्ठ पर आइए चेक करते हैं। तो वक्र पृष्ठ पर आपने ले लेना है छोटा सा रीजन। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, बाहर की ओर, ऑफ कोर्स। और एरिया वेक्टर वो भी तो बाहर की ओर होगा, तो ये लीजिए आपका एरिया वेक्टर भी बाहर हो गया। मतलब इस गॉसियन पृष्ठ पर 3 अलग अलग छोटे छोटे हमने रीजन ले रखे हैं, जिस पर जो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको अलग अलग दिखाए गए हैं। जहां पर आपको अनुप्रस्थ पृष्ठों पे तो 90 डिग्री पे दिखाई दे रही है, लेकिन वक्र पृष्ठ पर ये एक ही दिशा में है, राइट। तो आइए, ठीक है, यदि बिंदु P से गॉसियन पृष्ठ लेने पर पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत
फ्लक्स। तो पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स कैसे निकालेंगे? तो phi इज इक्वल टू phi1। ध्यान दीजिएगा phi1 कौन है? ये ऊपर वाला है, तो ध्यान दीजिएगा phi1 हो गया, मतलब कि ऊपर वाला अनुप्रस्थ कहलाता है, ठीक है। प्लस इसको क्या कहते हैं? वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ को हम लोग कहते हैं C, कर्व, ठीक। और प्लस इसको नीचे वाले को फिर से phi T कहेंगे, T फॉर ट्रांसवर्स। तो आप चाहे 1 2 3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो phi इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फॉर द बाउंडेड रीजन, मतलब ऊपर वाले के लिए इंटीग्रेशन का चिन्ह, और ये बाउंडेड का मतलब सिर्फ ऊपर वाले के बारे में बात करिएगा। देखिए E और साथ में DA, इसको ओपन कर रहे हैं। वैसे हम लोग देखिए लिखते क्या है, इसको लिखते हैं ऐसे, लिखते हैं ना, याद होगा आपको वेक्टर ऑफ E डॉट वेक्टर ऑफ DA, बट हम इसको ऐसे नहीं लिखने जा रहे हैं, हम इसको लिखेंगे E DA और इनके बीच का एंगल, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट रहता है तो cos थीटा आता है। cos कितना हो जाएगा बच्चों? 90 डिग्री। और ये ट्रांसवर्स पृष्ठ के लिए है, तो यहाँ पे ट्रांसवर्स के लिए T लिख दिया, अनुप्रस्थ के लिए ऊपर वाला अनुप्रस्थ कहलाता है, राइट। और यहाँ पर भी आ जाइए, इसमें क्या लिखेंगे? E DA, और देखिए इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है? 0 डिग्री ना, तो cos 0 डिग्री लिख दीजिए, और ये क्या है? कर्व है। और फिर इसके बाद यहाँ पे करिए क्या? E DA, और यहाँ पे आप cos 90 लिख सकते हैं ना, तो phi इज इक्वल टू, अब सबको देखिए, ये 0 ये 0, cos 90 0, तो पूरा 0, तो आपको बचा क्या? इंटीग्रेशन फॉर द रीजन, ये वाला कर्व रीजन के लिए E DA, cos 0 की वैल्यू तो 1 हो गई। अब आपको करना क्या है? E को बाहर निकाल लेना है, मतलब E तो आपको कैलकुलेट ही करना है। एरिया, ये वक्र पृष्ठ और ये गॉसन पृष्ठ कितना आपने मान रखा है? L लंबाई के लिए मान रखा है, और इसकी रेडियस तो आप देख ही रहे हो, त्रिज्या जो दूरी पर निकालनी है आपको। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई r h, h तो नहीं लिखेंगे यहाँ पे, L लिखेंगे, क्योंकि लंबाई क्या ले रखा है आपने? L, तो 2 पाई r L, राइट। तो ये हो गया आपका phi का मान, इक्वेशन नंबर 1। ये तो आपके नॉर्मल मेथड से जो कि हम लोग फ्लक्स निकालना सीखे थे। अब हम लोग सीखेंगे गॉस के अनुसार, क्योंकि गॉस का तो एप्लीकेशन ही चल रहा है। गॉस के अनुसार जो संबद्ध फ्लक्स या फ्लक्स क्या होगा? तो फ्लक्स phi इज इक्वल टू होता है बच्चों Q बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट, यही होता है ना। अब ये यहाँ पे क्यों क्या है? चार्ज है, तो चार्ज को हम लोग देखो कैसे लिखते हैं, तो चार्ज को हम लिख सकते हैं, देखो लैम्डा इंटू L बटे में एप्सिलॉन नॉट। अब आपके जहन में बात आएगी कि लैम्डा कौन है, तो ये इसके पहले वाला जो वीडियो आपने देख रखा था उसमें रेखीय आवेश वितरण हमने बता रखा था। रेखीय आवेश वितरण को दिखाते हैं लैम्डा से, तो लैम्डा इज इक्वल टू होता है बच्चों Q बाई L, मतलब कि इसको कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व, और इज इक्वल टू आवेश बटे में लंबाई। अब आवेश की मात्रा अगर चाहिए तो घनत्व गुणे लंबाई कर दीजिए, तो सिर्फ इतने के आवेश की मात्रा मिलेगी, और क्योंकि यही इधर प्रभाव भी डाल रही है तो हमें उतने ही आवेश की वैल्यू चाहिए भी थी। लीजिए इसका नाम दे दीजिए 2। क्या बात समझ में आई? Q की वैल्यू हमने यहाँ से Q इज इक्वल टू लैम्डा इनटू L निकाल लिया, और लैम्डा क्या है? लैम्डा है रेखीय आवेश घनत्व, राइट, रेखीय आवेश घनत्व। अब क्या करना है बच्चों? तो समीकरण 1 में जो फ्लक्स है वो पुराना फंडामेंटल मेथड है, और ये हमने गॉस के आधार पर समझा। तो समीकरण 1 व 2 बड़ा कोई होना नहीं है, क्योंकि दोनों कॉन्सेप्ट तो एक ही है। समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं आप? E 2 पाई r और L इज इक्वल टू क्या है? लैम्डा L बटे में एप्सिलॉन नॉट। क्या क्या कटा बच्चों? लैम्डा आपका अलग क्वांटिटी है वो तो बच जाएगा, लेकिन L तो कैंसिल हो गया। यहाँ से E इज इक्वल टू आपने लिखा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां पर? यहाँ पर। इसको हम चाहें तो और वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो अथवा करके क्या लिखा जा सकता है? E इज इक्वल टू ऊपर नीचे 2 से गुणा 2 से भाग कर दीजिए, बैलेंस हो जाएगा। 2 से नीचे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर करेंगे तो हो जाएगा 2 लैम्डा और बटे में R। और क्योंकि आपका ये क्वांटिटी जो है पोजीशन के साथ आया है, स्थिति के साथ आया है, रेडियस के साथ आया है, तो इसका डायरेक्शन तो होना है, क्योंकि ये दूरी पे डिपेंड करता है, क्योंकि लाइंस भी दूरी के मतलब रेडियल होती है, इसलिए इसको सदिश रूप में भी दिखाना पड़ेगा आपको। तो सदिश रूप में क्या होगा? सदिश रूप में वेक्टर ऑफ E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन R इनटू R कैप। ये R कैप कैसा होगा? तो R कैप का मतलब होता है यह त्रिज्यता बाहर की ओर होगा, बाहर की ओर।
होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आया बात। याद रखिए आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, 1 कांस्टेंट 4 कांस्टेंट पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा, तो घनत्व वो भी कांस्टेंट। तो E किस पर डिपेंड करेगा, तो E डिपेंड करेगा R पर, मतलब कि दूरी जैसे जैसे बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम हो जाएगी। तो ये किस तरह निर्भर करती है, R पर डिपेंड करती है। इसका अगर ग्राफ बनाएंगे बच्चों, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा आपको मैं बता दूं। इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से बनने वाला है, राइट, कुछ इस तरीके से। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के रिस्पेक्ट में ग्राफ है, किसके लिए, जब रॉड जो है वो एक समान रूप से आवेशित हुआ, अनंत विस्तार का हो, तब ये दूरी पर आर के मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के व्युत्क्रमानुपाती होगा। आई होप समझ में आ गया। आइए एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो आइए एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारा पहला एग्जांपल है किसी 6.8 × 10⁻⁵ कूलाम प्रति सेंटीमीटर के आवेश घनत्व के छड़ के निकट 2 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, राइट। तो आइए कैसे सॉल्व करेंगे, इसको डील करते हैं। तो दिया क्या है, कूलाम प्रति सेंटीमीटर क्या होता है, आवेश घनत्व को कैसे दिखाते हो, लैम्डा से, तो हो जाएगा 6.8 × 10⁻⁵ कूलाम प्रति सेंटीमीटर। पहला काम तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने का होता है। तो आइए कैसे करते हैं, कुछ नहीं करना है, 6.8 × 10⁻⁵ कूलाम प्रति सेंटीमीटर था ना, तो इसको 10⁻²मीटर लिख सकते हो। 10⁻² को ऊपर लेंगे तो हो जाएगा 6.8 × 10⁻⁵ और ये हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको कितनी दूरी पे निकालना है, तो 2 सेंटीमीटर, इसको भी चेंज करना होगा ना, तो इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻² मीटर, राइट। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र, अब वैद्युत क्षेत्र लिख दीजिए और फिर कॉमा दे दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन r, जैसा कि अभी हमने देखा था। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ और 2 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 6.8 × 10⁻⁵ कूलाम प्रति मीटर, ठीक है। -5 + 2 भी है, तो ध्यान दीजिएगा। इसको फाइनली कितना लिख सकते हैं, -3 लिख देते हैं, ओके। और डिस्टेंस r की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻⁻2। अब जो कैंसिल कैंसिल कर दी थी, ये तो कैंसिल हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, वैसे बचा क्या, 9 × 6.8, 9 यहाँ पे -3 यहाँ पे, तो 9 -3 बटे में क्या हो जाएगा, ये 10⁻², इसको ऊपर ही ले लें, क्या ऊपर ही ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा +2। तो फाइनली ये आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, और ये मल्टीप्लाई करके आपका कितना आ जाएगा, 6 से 8 जाए, यहाँ पे 9 है ना, तो 9 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा आपका 72, 7 और 7 और 54, तो ये हो गया आपका 61.2 × 10⁻11 में से 3 गया बच्चों, कितने आए, 10⁸ न्यूटन पर कूलाम। ये हो गया आपका आंसर, राइट। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में आर दे के रखा है आपको और इलेक्ट्रिक फील्ड दे के रखा है और आवेश घनत्व निकालना है। तो आपको इस क्वेश्चन किसी आवेशित छड़ के निकट 6 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे के घनत्व पूछा गया है, सॉल्व करेंगे और लैम्डा की वैल्यू बच्चों निकाल के आप मुझे इसका आंसर शेयर करेंगे, बताएंगे, ठीक है। तो हमारे पास अब आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक जो है अगली बार होगा, और आज आपको करना क्या है, होमवर्क करके हमें शेयर करना है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।